हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हमारा चल रहा है, मॉड्यूल सी। सो आज उसका पार्ट 3 करेंगे हम लोग। मॉड्यूल सी हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारा यूनिट 24 है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। काइंडली कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज ओके। सो आज हम लोग करेंगे टैक्सेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर और टैक्सेशन का क्या रिलेशन है, क्या इनका कनेक्शन है दोनों चीजों का। सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन डिटरमाइनिंग अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर टैक्सेशन मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो जब हम लोग फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो टैक्सेशन का जो पॉइंट है उसको हमें कंसीडर करना होता है, राइट। नेक्स्ट, earning before interest and tax or EBIT of a firm will not be affected by the capital structure of the firm. सो कंपनी का जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है या जिसको हम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं या ईबीआईटी जिसको हम कहते हैं, तो उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का, राइट। If a firm has EBIT of 100 lakh with 100% debt or 0% equity, it will have the same EBIT of rupees 1 lakh with capital structure of rupees 0%, 0% debt and 100% equity. ये 100 लाख होगा यहाँ पे, राइट। सो हमारा डेट्स या इक्विटी का प्रोपोर्शन कुछ भी हो, हमारा जो ईबीआईटी है वो सेम रहता है, राइट। व्हाट विल चेंज इज द नेट प्रॉफिट। कहने का मतलब ये हुआ कि टैक्सेशन के वजह से, या आप कह लीजिए हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर का हमारा ईबीआईटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन ईबीआईटी बाय कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। सो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कुछ भी हो, कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी। सो डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, और वो कैपिटल स्ट्रक्चर का हमारे ईबीआईटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। किस पे पड़ता है फर्क? फर्क पड़ता है हमारे नेट प्रॉफिट पे। किस पे इफेक्ट पड़ता है? नेट प्रॉफिट पे, राइट। सो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो उसका एक एग्जांपल है जो अभी हम करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स अभी हमने देखा कि ईबीआईटी पे कैपिटल स्ट्रक्चर या टैक्सेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर और हमारे टैक्सेशन से। सो देखिए, ये एक हमारा देखिए, ये है हमारा ईबीआईटी। सिनारियो ए में हमारा है 1 लाख ईबीआईटी, यहाँ पर भी 1 लाख है, यहाँ पर भी 1 लाख है। तो आप देखिए तीनों में हमारा जो ईबीआईटी है वो क्या है, सेम है, 1 लाख रुपीज, राइट। डेट्स जो है हमारे वो हमने चेंज किए हैं। सिनारियो ए में हमारे डेट्स है 2 लाख, बी में है 1 लाख और सी में है 0, मतलब नो डेट्स, राइट। इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें, सो फर्स्ट सिनारियो में हमारा कोई भी इक्विटी नहीं है, मतलब सारा पैसा हमने डेट्स के थ्रू ही लिया हुआ है, कोई भी इक्विटी नहीं है। सेकेंड सिनेरियो में हमारी 1 लाख है, थर्ड सिनेरियो में 2 लाख है।
तो इसका मतलब ये दोनों हमारे क्या हो गए, डेट और इक्विटी कैपिटल, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखें दोनों सिनेरियो का, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 2:0, यहाँ पर है आपका 1:1, और थर्ड केस में हमारा 0:2, थर्ड केस में 0:2 है, राइट। तो तीनों में, इसका मतलब तीनों सिनेरियो में हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अलग है, राइट। और में हमारा 0:2, राइट। ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद हमने देखा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है हमारा, 12%। इंटरेस्ट किस पे जाता है, इंटरेस्ट जाता है डेट्स पे, राइट। सो डेट्स पे हमारा इंटरेस्ट जाता है, तो 12% के रेट से हमारे यहाँ पर डिबेंचर्स कितने हैं, 2 लाख। तो इंटरेस्ट कितना जाएगा फर्स्ट सिनेरियो में, 24,000, राइट। इधर हमारा कितना जाएगा, क्योंकि 1 लाख डेट है यहाँ पर, तो 12,000 जाएगा। और यहाँ पर हमारे बिल्कुल भी डेट्स नहीं है, तो यहाँ पर 0 इंटरेस्ट जाएगा, क्लियर। और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट। फिर उसके बाद जो भी आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, और टैक्स माइनस करके जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो आप देखिए EBIT क्या है फर्स्ट सिनेरियो में, 1 लाख। इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट सिनेरियो में हमारा, 24,000। तो हमारा कितना बचा बैलेंस, 76,000। फिर उसके बाद हमने टैक्स टैक्स का रेट है हमारा 25%। सो 76,000 का 25% कितना होगा, 19,000। सो इसको हमने माइनस किया, हम लोगों को बैलेंस क्या मिला, 57,000, राइट। तो आप देखिए ये कितना आ गया, 57,000। सो 57,000 हमारा नेट प्रॉफिट। तो आप देखिए EBIT था 1 लाख, नेट प्रॉफिट कितना है, 57,000, क्लियर। ठीक। इसी में सेकंड सिनेरियो देखिए, सेकंड सिनेरियो में सब कुछ सेम है, इंटरेस्ट हमारा चेंज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट चेंज करेंगे, तो हमारे क्या फिगर्स आएंगे। इंटरेस्ट है हमारा सपोज 12,000 इन दी सिनेरियो बी, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा, 88। और हमारा टैक्स कितना आएगा, 25%, 22,000। बैलेंस कितना बचा, 66,000। सो देखिए इधर हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 66,000। फर्स्ट सिनेरियो में कितना आया, 57,000, राइट। अब देखते हैं हम थर्ड सिनेरियो में। थर्ड सिनेरियो में क्या है, हमारे कोई डेट्स ही नहीं है। डेट्स नहीं है तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं होगा, राइट। सो कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा यही यहाँ पर आ जाएगा, टैक्स 25% जाएगा, 25,000। तो हमारा कितना बचा, 75,000। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट तीनों केस में। तो आप देखिए कि तीनों केसेस में हमारा जो EBIT है वो तो रहा है सेम, चाहे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी था, 2:0, 1:1, 0:2, राइट। सो तीनों ही सिनेरियोज में जो EBIT है वो हमारा सेम है, राइट। लेकिन नेट प्रॉफिट आप देखिए, नेट प्रॉफिट हमारा चेंज हो रहा है, क्लियर। सो एक बार देखिए इसको। तो हम लोग यही यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे कि हमारी जो EBIT है वो कितना भी हो उस पे प्रोपोर्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे नेट प्रॉफिट पे पड़ता है, क्लियर।
एक बार इसका जो तरीका है उसको देख लीजिए, हमने क्या माइनस किया, क्या हमने फिर वैल्यू निकाला। सो अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, कि कंपनी का जो प्रोपोर्शन होता है डेट और इक्विटी का, वो किस तरह से हम मैनेज करते हैं, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हम लोग जो भी अमाउंट बोरो करते हैं या कंपनी जो भी उधार लेती है, उसके लिए उसको कितनी कीमत पड़ती है, लाइक कितना उसको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड देना होता है, राइट। कितना उसको उसकी कॉस्ट लगती है उस पर्टिकुलर डिबेंचर्स को या किसी भी चीज को अवेल करने के लिए, लाइक जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं तो इशू कॉस्ट आती है हमारी, तो वो सब चीजें जो है वो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं डेट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, कि हम जब डेट्स के थ्रू पैसा लेते हैं, मतलब लोन से डिबेंचर्स इशू करके, तो हमें कितनी कीमत पड़ती है, कितना खर्चा लगता है हमारा। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ द फर्म रेजेज अ टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसपेरेंटली नोन। सो अगर हम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं, तो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लियरली पता होता है कि भाई ये इतना इंटरेस्ट हमें पे करना है और ये हमारी कॉस्ट ऑफ लोन है। Term loans are not traded in the secondary market, and the bank has already fulfilled its expectations of returns on its funds by quoting the interest rate on the term loan. So क्योंकि टर्म लोन्स को हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, सो दैट इज वाई जो उस पे जो भी रिटर्न्स मिलने होते हैं, वो जो बैंकर्स हैं वो उसको पहले ही कैलकुलेट करके उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं, राइट। The rate expected by investors from these debentures in the secondary market, that rate will depend on the coupon rate, as also investors' perception of firm's risk profile and prevailing market conditions. So जो रेट डिबेंचर्स एक्सपेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे सेकेंडरी मार्केट पे। हमारा कूपन रेट क्या है, कूपन रेट मतलब ब्याज जो हमें उस पर मिलता है वो। और इन्वेस्टर्स का परसेप्शन क्या है, वो कितना रिस्क टेकिंग उनकी कैपेसिटी है, या अभी जो मार्केट कंडीशंस है वो क्या चल रही हैं। सो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, राइट। द रिटर्न ऑन अ बॉन्ड और डिबेंचर purchased by an investor in the secondary market is equal to the yield to maturity of that bond debenture. सो हम लोग जो भी बॉन्ड या डिबेंचर से हमें जो भी रिटर्न्स मिलते हैं जो कि एक इन्वेस्टर ने परचेज किए होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, वो इक्वल होते हैं टू दी वाईटीएम। वाईटीएम मतलब अगर आप किसी भी बॉन्ड को खरीदने के बाद टिल मेच्योरिटी अपने पास होल्ड करते हैं, तो आपको क्या रिटर्न्स मिलते हैं, उसको कहते हैं वाईटीएम। अभी हम लोगों ने वाईटीएम चैप्टर में इसको कवर किया था, राइट। सो वही उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि अगर आप उस बॉन्ड या डिबेंचर को मार्केट से परचेज करेंगे, सेकेंडरी मार्केट से, तो वहां पर उनको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो बराबर होंगे किसके, वाईटीएम के। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। क्लियर है ये। देखिए, ज्वाइन आवर फ्री डेली लाइव क्लासेस एट यूट्यूब फॉर जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम्स और
इन यूट्यूब क्लासेस में जो सीरीज चल रही है हमारी, कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चन भी, सो ये अभी जो करंट आप क्लास देख रहे हैं वो इस सीरीज में देख रहे हैं। उसके अलावा हमारी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं, केस स्टडीज एंड क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं। सो ये सारी सीरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, अभी जिस चैनल पे आप हमारी क्लास देख रहे हैं, सेम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स की डेली फ्री लाइव क्लासेस के साथ। सो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमने कहा कि ठीक है, जो हमें परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें देना हो रहा है वो हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि वो पर्टिकुलर उस फंड को अरेंज करने में जो हमारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं उनको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। So a cost is associated with issuing of capital in addition to the cost of the capital itself. So जो उसका परसेंटेज है, राइट, सो जो इंटरेस्ट का रेट है या जो डिविडेंड का रेट है, उसके अलावा जो हमारी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है उस कैपिटल को इशू करने में, उसको हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट। For example, if the equity is raised through a public offer, the company has to incur issue expenses which may be quite high, say around 6%, right? सो जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमें प्रोस्पेक्टस करना होता है, हमें एडवर्टीजमेंट करना होता है, बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। सो अदर देन दी डिविडेंड रेट की जो उनको डिविडेंड देना सपोज 10%, वो तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ही। उसके अलावा जो एडिशनल हमारे कॉस्ट होते हैं, स्पेशली इशू के केस में, तो वो भी हमारे इसी कॉस्ट का पार्ट होती है। तो हमारा ये सपोज टोटल कितना हो गया, 16%। सो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई, ये हमारे इंटरेस्ट रेट हो गया। सो टोटल हमारे कितने का हमें पड़ रहा है, ये शेयर्स इशू करना 16%। क्लियर? सो फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ सोर्स को अगर हम इशू करते हैं, उसमें जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो सब हमारे होते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर? सो देखिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, what is one crucial factor to consider when determining firm's capital structure? सो वो कौन सा क्रूशियल फैक्टर है जिसको हम कंसीडर करते हैं फॉर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते टाइम? ऑप्शन ए, मार्केट शेयर। ऑप्शन बी, टैक्सेशन। ऑप्शन सी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन डी, एडवर्टाइजिंग बजट। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टैक्सेशन। सो टैक्सेशन इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर जिसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए हम उसको कंसीडर करते हैं, राइट। क्योंकि देखिए, अगर हमें अपना टैक्स सेविंग करनी है, टैक्स को बचाना है अगर हमें, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेट्स को ज्यादा इशू करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट ज्यादा माइनस होगा ईबीआईटी में से, तो उतना ही हमारा जो टैक्स है वो कम लगेगा, राइट। सो दैट इज वाई टैक्सेशन इज अ क्रूशियल फैक्टर
to consider when determining a firm's capital. Right? Next देखिए, in capital structure decisions, which financial metric is commonly used to assess the firm's operating performance? Option A, earning per share. Option B, gross margin. Option C, earning before interest, tax, depreciation and amortization, EBITDA. और ऑप्शन नंबर डी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको हम जनरली यूज करते हैं जब कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हमें असेस करनी होती है? बताइए, व्हाट कैन बी द आंसर? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. अभी हम लोगों ने देखा था जिसको हम ईबीआईटी भी बोलते हैं सिंपली. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखिए, what is the primary purpose of considering taxation in capital structure decision? सो हम जो टैक्सेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, टू मिनिमाइज ऑपरेशनल कॉस्ट. ऑप्शन बी, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ. ऑप्शन सी, टू ऑप्टिमाइज टैक्स लायबिलिटीज. ऑप्शन डी, टू इंक्रीज मार्केट शेयर. The correct answer will be option number C, that is to optimize tax liabilities. Right? क्योंकि टैक्सेशन अगर हम कंसीडर करते हैं वो इसलिए करते हैं सो दैट कि वी कैन यूज द कैपिटल स्ट्रक्चर टू मिनिमाइज और टैक्सेशन. राइट? और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं डेट्स को इशू करके. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डज डेट अफेक्ट अ फर्म्स टैक्स ऑब्लिगेशन? किस तरह से जो डेट्स हैं वो फर्म की टैक्स ऑब्लिगेशन को अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए, इंक्रीज टैक्स ऑब्लिगेशन. ऑप्शन बी, डिक्रीज टैक्स ऑब्लिगेशन. ऑप्शन सी, has no impact on tax obligations. ऑप्शन नंबर डी, indirectly influences tax obligations. सो बताइए, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? So the correct answer will be option number B, that is decrease tax obligations. So देखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए. सो आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है कंसेप्ट को समझने में, सो आप हमारे जो वीडियो लेसन कोर्स है उसको अवेल कर सकते हैं. अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की जरूरत है सो आप हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट से. और ये सारी फैसिलिटीज बहुत लो प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट में अवेलेबल हैं. सो काइंडली गो थ्रू द ऐप एंड वेबसाइट and avail these options or benefits जो वहां पर अवेलेबल हैं. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट
अगर आपको लगता है कि ठीक है, वी कैन मैनेज द कंसेप्ट बाय आवर सेल्फ, लेकिन हमें क्वेश्चंस के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, सो यू कैन अवेल क्वेश्चन बैंक्स। और यू थिंक कि हम लोगों को इन क्लासेस को और इन डेप्थ देखना है, और हम लोग उसको डिटेल में देखना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, so you can go for video lessons, right? So kindly go through the app and avail these benefits as per your requirement, so that your JIB exam is easily cracked. चलिए 15th क्वेश्चन देखिए, which capital structure is likely to result in a higher financial leverage? So वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर है जो कंपनी में हायर फाइनेंशियल लीवरेज उसकी वजह से आता है? सो किस कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से कंपनी में फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा होता है, हाई होता है? ऑप्शन ए, higher debt, lower equity. Option B, lower debt, high equity. Option C, equal proportions of debt and equity. Option D, no relation between debt and equity. So बताइए, which can be the right answer? So the correct answer will be option number A, that is higher debt and lower equity. कोई भी कंपनी, जिस कंपनी में डेट्स ज्यादा होते हैं, वो कंपनी का जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो हायर होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the potential risk associated with a high debt to equity ratio in a firm's capital structure? Option A, increased bankruptcy risk. Option B, lower tax obligations. Option C, high credit ratings. Option D, decreased financial leverage. क्या रिस्क हो सकता है अगर हमारी कंपनी में डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा होगा, या इन शॉर्ट कि अगर हमारी कंपनी में डेट्स ज्यादा होंगे तो उससे क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकता है? बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्रीज्ड बैंकरप्सी रिस्क। ऑब्वियसली अगर हमने कर्जे ज्यादा लिए हुए होंगे और हमारे ऊपर डेट ऑब्लिगेशन, जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, उसकी जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो भी हमारे ऊपर ज्यादा होगी, राइट? तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज बैंकरप्सी रिस्क। उससे कंपनी में बैंकरप्सी के चांसेस होने की ज्यादा होते हैं। 17th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर अ फॉर्म? ऑप्शन ए, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड डिविडेंड पेमेंट्स। इनमें से वो कौन सा एक्सपेंस है जो कि टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है?
So the correct answer will be option number D, that is dividend payment, right? So बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो हमारे टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होते हैं एक्सेप्ट डिविडेंड पेमेंट, क्योंकि डिविडेंड हमेशा आफ्टर टैक्स दिया जाता है। जब हमारा टैक्स डिडक्ट हो जाता है उसके बाद डिविडेंड पेमेंट्स की जाती हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट डज द टर्म टैक्स शील्ड रेफर टू? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है ये। सो देखिए, ऑप्शन नंबर ए टैक्स इवेजन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन नंबर बी reduction in tax liabilities due to deductible expense, option number C tax exemptions for certain types of businesses, option D tax penalties for non compliance. So बताइए which can be the right answer? So the correct answer will be option number B, that is reduction in tax liability due to deductible expense. क्योंकि डेट हमारा डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, डेट्स पे जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, तो वी कैन से कि अगर कोई भी कंपनी में डेट्स ज्यादा हैं सो इट इज लाइक अ टैक्स शील्ड। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का जो टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करती है। 19th क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन अ फर्म पोटेंशियली बेनिफिट from the use of debt in the capital structure? Option A, by reducing financial risk. Option B, by increasing shareholders equity. Option C, by lowering interest expense. Option D, by maximizing tax liability. सो क्या बेनिफिट हो सकता है हम अगर डेट्स को यूज करते हैं अपनी कंपनी में तो? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय लोअरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्योंकि हम चाहे तो डेट्स को यूज करके हमारे जो इंटरेस्ट है उसको कम भी कर सकते हैं, उससे कंपनी का जो लीगल बर्डन है वो कम हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, which financial concept is used to measure the proportion of debt and equity in the firm's capital structure? So क्या टर्म यूज करते हैं हम फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी? ऑप्शन ए डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ऑप्शन बी डेट टू इक्विटी रेशियो, ऑप्शन सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? So the correct answer will be option number B, that is debt to equity ratio. So हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद न्यू कंसेप्ट्स। सो क्लास को लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है सो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and also subscribe the channel and press the bell icon button so that you get all the notifications of the classes. So thank you so much and we will continue the class tomorrow.